नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। ये अलग बात है कि अभी सियासी जो पारा है कहीं ना कहीं अभी ठंडे तौर पर नज़र आ रहा है। वैसे मौसम गर्म है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि धीरे धीरे कर ये सियासी पारा गर्म होगा और इतना गर्म होगा कि विधानसभा चुनाव से कहीं बढ़कर चुनाव होने वाला है, क्योंकि नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव दिसंबर में प्रस्तावित हैं, वो होने वाले हैं। उसकी हम बात करेंगे क्योंकि वो बैकग्राउंड होगा 2024 को लेकर, और बहुत सारे और भी विषय हैं जिसको लेकर हम बात करेंगे। क्योंकि बात हम बरेली की कर रहे हैं, तो बरेली में बीजेपी के चाणक कहे जाने वाले रवि रस्तोगी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम कई और विषय भी हैं जिस पर बात करेंगे। वो आरएसएस से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और भी कुछ उसमें जो विषय हैं उनका जिक्र करेंगे, बात समझने की कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव की कामयाबी के बाद 2022 में आज हम 21 मई का दिन है और बीजेपी के भी 8 साल मुकम्मल हो चुके हैं। उन बातों को लेकर के 8 साल में किस मुकाम और किस मंजिलों पर पहुँचे, और साथ ही क्योंकि मेयर का चुनाव है, आने वाले मेयर से एज ए नागरिक के तौर पर भी और एक पार्टी के पदाधिकारी के तौर पर भी, जिम्मेदार नागरिक के तौर पर भी किस तरह से तमाम चीज़ें देखते हैं वो भी समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे विषय हैं हम जिनको लेकर बात करेंगे। साथ ही जो आरएसएस का मुस्लिम मंच है उसकी गहराई, उसके बैकग्राउंड को भी काफ़ी हद तक समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रवि रस्तोगी जी मौजूद हैं। सबसे पहले सर बहुत सारा स्वागत है आपका। और पार्टी क्योंकि अब 8 साल मुकम्मल हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव की कामयाबी पूरी की, इन 8 सालों में किस तरह से आप पूरा अगर कहना चाहें, अगर पूरे 8 साल जो गुजरे हैं 14 से लेकर अब तक, किस तरह से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल हर चीज़ स्पष्ट है और सामने है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से इन 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो अच्छे काम किए हैं, राष्ट्र हित में काम किए हैं, वो सब आपके सामने है। और जनता उन पर वोट की चोट के आधार पर निरंतर उस पर अपनी मोहर लगा रही है। उसी का परिणाम है कि हम गत लोकसभा चुनाव जीते, और ये विधानसभा चुनाव जिसके बारे में विपक्षी लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लेते और अन्य जगह जहाँ विधानसभा चुनाव हुए, चाहे उत्तराखंड हुआ है और दूसरे भी सूबे रहे, सब जगह आप देखिए बड़े स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी। तो ये अपने आप में एक बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी जिस अच्छे ढंग से राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, आज विश्व में भारत को विश्व गुरु की दृष्टि से जो देखा जा रहा है, जो एक सपना था, वो आज कहीं ना कहीं पूरा नज़र होता है। जी, मैं आपसे इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल जानना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले ज्ञानवापी मस्जिद नहीं थी, ऐसा नहीं है, और भी मस्जिदें नहीं थी। मथुरा का जिक्र होता है, काशी का जिक्र होता है और जो तमाम मुद्दे हैं, लेकिन हम आज के दौर में ये सब मुद्दों को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं। मैं उससे ही रिलेटेड आपसे ये बात समझने की कोशिश करूँगा। जो ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट का भी फैसला आया, कल सुप्रीम कोर्ट का भी, जो सर्वोच्च अदालत है हमारी, किस तरह से आप पूरे तमाम चीज़ों को देखते हैं? सियासी अगर पहलू भी समझने की कोशिश करें। देखिए, इस मामले में विपक्षी दल जो राजनीति कर रहे हैं वो नहीं करनी चाहिए। हम लोग सदैव संविधान और न्यायालयों के आदेश का भारतीय जनता पार्टी ने पालन किया है, और भविष्य में भी इस ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद और ये जो भी मसले हैं, चाहे मथुरा को लेकर हो, चाहे यहाँ को लेकर, जो भी सर्वोच्च न्यायालय और संविधान के आदेश होंगे, भारतीय जनता पार्टी उनका पालन सदैव से करती आई है। और इसमें भी भारतीय जनता पार्टी संविधान का ही और उच्च न्यायालय के आदेशों का ही पालन करेगी। मतलब आपका कहना है कि इसमें जो पार्टी जो कोर्ट का निर्णय होगा वही सर्वोत्तम होगा। जैसा कि मैं आपसे इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि हमने अयोध्या का मामला देखा जो 132 सालों तक चलता रहा और उसके बाद फैसला आया
और अब धीरे धीरे वहाँ पर काम पहुँच रहा है। तो कोर्ट का फैसला जब इतनी देर तक, इतने वक्त तक आएगा, उस और पार्टी तो लगातार है ही और लगातार बढ़ ही रही है, मुकाम पर मंजिलों पहुँच रही 17 स्टेटों में है, लेकिन कोर्ट का फैसला तो बहुत लंबे टाइम में आता है। पार्टी का क्या स्टैंड है? ये पार्टी का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। जो न्यायालय के आदेश होंगे उनका पालन करेगी। राम मंदिर वाले प्रकरण में, अयोध्या वाले में भी पार्टी ने सदैव एक ही बात कही, जो न्यायालय का आदेश होगा पार्टी उसका पालन करेगी। इसमें भी पार्टी न्यायालय के आदेश का पालन करेगी। और जहाँ तक इतने लंबे समय चलने की बात है, मुझे नहीं लगता कि अब जो है बहुत लंबे समय तक कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित रहे। ये भी बहुत जल्दी समय से जो भी नियमानुसार होगा उसका निस्तारण। एक दो सवाल और हैं। पार्टी का एक शुरू से नारा रहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये इसमें जोड़ा गया। हम जानते हैं आरएसएस का मुस्लिम मंच भी है और वो भी लगातार प्रोग्रेस कर रहा है, उसमें भी लगातार धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। बरेली में भी बहुत सारे लोग जुड़े, क्योंकि आप बरेली में लंबे समय से सियासत को देख रहे हैं, तो किस तरह से जो मुस्लिम मंच है उसके बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि मुस्लिमों को लेकर कहीं ना कहीं मुस्लिम जो कम्युनिटी है, अल्पसंख्यक जो कम्युनिटी है, उसका नज़रिया और नज़र जो है बीजेपी के लिए कुछ अलग तरह का है। ना, ये तो कहना गलत है कि बीजेपी का मुस्लिम्स के लिए अलग नज़रिया रहता है। और अल्पसंख्यक में मुस्लिमों के साथ साथ और भी जैन समुदाय भी आता है, वो भी अल्पसंख्यक कहलाते हैं। तो ये तो कहना गलत है। और भारतीय जनता पार्टी ने सदैव सबके साथ सामान्य व्यवहार किया है, किसी धर्म और जाति के साथ पक्षपात नहीं किया। और जहाँ तक संघ से मुस्लिम मंच की बात है, तो अब ये तो बड़ी स्पष्ट बात होती जा रही है। जो भी मुस्लिम संघ से जुड़ते जा रहे हैं, वो संघ की वास्तविकता और सच्चाई को समझने लगे हैं। जो संघ को लेके तरह तरह के भ्रामक प्रचार किए जा रहे थे, वो सब मिथ्या और गलत निकले। क्योंकि अगर ये सब ठीक होते जो लोग कहते हैं, तो ये मुस्लिम्स युवा या जो भी मुस्लिम्स जो संघ से जुड़ रहे हैं, वो फिर जुड़ने का काम नहीं करते। ये इसलिए अपने आप में बड़ा स्पष्ट है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की सोच हमेशा राष्ट्रवाद की रही है, और राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, राष्ट्र ही सर्वोपरि मानकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता आया है और भविष्य में भी इसी सोच के साथ काम करता है। आपने बात सही कही, लेकिन एक छोटा सा सवाल इसमें मैं जोड़ना चाहता हूँ। 300 से ज़्यादा इस टाइम सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, किसी को टिकट भी नहीं हुआ लोकसभा की बात कर रहा हूँ। तो ये पहलू ये भी तो है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आप गहराई तक जाइए, किसी मुस्लिम ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा ही नहीं लोकसभा या विधानसभा। हमने राज्यसभा में इसीलिए भेजने का काम किया और उसका विधान परिषद में भेजने का काम किया। उसके दो स्पष्ट उदाहरण हैं, नकवी साहब, और अभी हमने जो है उत्तर प्रदेश में जो है मंत्री बनाने का काम किया। तो हम उन्हें जो लोग टिकट क्यों नहीं मांग रहे हैं, ये तो मुस्लिम समाज की गलती है, भारतीय जनता पार्टी की गलती तो है नहीं। अगर कोई प्रत्याशी टिकट मांगता तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी टिकट देती। और आप देखिए, नकवी साहब को रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ाया, उन्होंने टिकट मांगा और वो जीते ही। हाँ, तो ऐसा नहीं है भाई, अगर नहीं मांग रहे हैं तो हम लोग उन्हें उच्च सदन से भेजने का काम करते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी में किस तरह का भेदभाव है। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। मैं बस एक और सवाल छोटा सा, क्योंकि बात लिख ली है तो हम मुकम्मल और मंजिल तक पहुंचाएं और लोगों को भी कुछ इससे हासिल हो। मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूं कि आपने बात तो कही, लेकिन ऐसा नज़र आता है हमें कि जो शिया कम्युनिटी है मुस्लिम समुदाय में, वो ज़्यादा बीजेपी से नज़दीक है। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब हो गए, उनका बरेली से ही संबंध है, उनके ननिहाल बरेली में है। इसके अलावा और भी अभी पिछले जो अल्पसंख्यक मंत्री थे वो भी शिया कम्युनिटी से हो गए। तो शिया कम्युनिटी तो नज़दीक आती नज़र आती है, लेकिन दूसरी कम्युनिटी नहीं। इस पर क्या विचार है? क्या बीजेपी शियाओं को ज़्यादा करीब मानती है? ना, ऐसा नहीं है। जो लोग आते हैं नज़दीक, हम लोग उनको उस हिसाब से महत्वता देते हैं। और संगठन में शियाओं के अलावा पठान भी हैं, अंसारी भी हैं, अन्य जातियों के लोग भी पद पर हैं संगठन का, जो अच्छी तरह से निर्वहन करते हैं। बस एक आखिरी सवाल और जानना चाहता हूँ, लोकल है, वो ये है कि अब मेयर का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, 6 महीने से भी कम वक्त रह गया है। क्या उम्मीदें लगाते हैं? पहले तो सीट किधर जाएगी, उसको आपको क्या नज़र आता है? और
उसी से जुड़ा आखिरी सवाल है, क्योंकि आप यहाँ के नागरिक भी है बरेली के, पार्टी से तो जुड़े हुए हैं, क्या क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जो आप चाहते हैं इस शहर में और बदलाव की तरफ हो, तरक्की की तरफ हो? इन दोनों का मैं चाहता हूँ जवाब एक साथ। देखिए, जहाँ तक मेयर के चुनाव को लेके है, स्थानीय निकाय चुनाव समय से होंगे ऐसा अभी तक मानना है, और कौन लड़ेगा क्या होगा अभी तो ये आरक्षण पर निर्भर है, और ये आरक्षण की एक प्रक्रिया है, चक्राक्रम के अनुसार ये आरक्षण होता है। तो सारे चाहे नगर पालिकाएँ हैं, चाहे टाउन एरियाज हैं और चाहे नगर निगम हैं, सब में एक चक्राक्रम के अनुसार आरक्षण होगा। आरक्षण के बाद ही प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और जहाँ तक बरेली में उसकी बात है, बरेली स्मार्ट सिटी घोषित हो चुका है काफ़ी समय से, तो स्मार्ट सिटी के आधार पर ही आप देख रहे हैं बरेली में कितने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, विकास के कार्य हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी के आधार पर सारे काम किया जा रहा है, और नगर निगम भी जो अपने स्तर से करने के काम है वो भी बहुत अच्छे ढंग से नगर निगम का काम सुचारू रूप से चल रहा है। बस एक बात जो जिसे मैं चाहता हूँ कि एज ए नागरिक के तौर पर आप क्या चाहते हैं अगले मेयर से, जो भी बने, पार्टी का बने या कोई और, क्या ऐसा मुद्दा होगा जिसको लेकर अभी भी सुधार की गुंजाइश लगती है? देखिए, स्मार्ट सिटी घोषित होने के बाद अलग से किसी सोच और राय देने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। स्मार्ट सिटी में वो सारे प्रोजेक्ट हैं जो बरेली को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। स्मार्ट सिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी माननीय मोदी जी की परिकल्पना है, और उस स्मार्ट सिटी में बरेली है, उसी के आधार पर बरेली में अच्छे अच्छे काम हों। आगे आने वाले लोकसभा चुनाव तक आप देखिए, बरेली देखने में कितना सुंदर शहर लगेगा, कितना व्यवस्थित शहर होगा, ये सब आपके सामने आएगा। हमारे ज़रिए से, हमारे माध्यम से अगर कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहते हैं, क्योंकि एक समझदार इंसान के तौर पर, एक सियासी नेता के तौर पर और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपने तमाम चीज़ों को बहुत करीब से देखा है, समझा है, कोई पैगाम, कोई मैसेज अगर देना चाहते हैं आम लोगों को तो दे सकते हैं? देखिए, आम जनता के लिए तो ख़ास तौर से मेरा यही निवेदन है कि माननीय मोदी जी और योगी जी जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उसमें वो अपनी सारी जनता सहभागिता का प्रदर्शन करे और सहयोग करे, जिससे देश हमेशा की तरह आगे बढ़ता रहे, और जो भारत का एक विश्व गुरु का सपना हो वो सबको सहयोग से पूरा। आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप लगातार तरक्की करें और पार्टी और बुलंदियों पहुँचे, ऐसी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने अपने चैनल के माध्यम से हमारे विचारों को सुना, और सुनकर जनता तक पहुंचाने का जो काम आप करेंगे उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जय हिंद, जय भारत। जी, शुक्रिया। तो हमारे साथ थे रवि रस्तोगी जी, जिनसे हमने तमाम विषयों पर बात की। कुछ हमने उनसे सवाल मुस्लिम समुदाय जो कहीं ना कहीं बीजेपी से अलग नज़र आता है, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी राय रखी कि पार्टी ने हमेशा कोशिश की है, पार्टी जोड़ने का काम करती है। और भी बहुत सारे विषय थे, हमने क्योंकि बरेली में मेयर का चुनाव बेहद नज़दीक है, उसके बारे में भी समझने की कोशिश की, और उन्होंने हर एक टॉपिक पर बेबाकी से राय दी। और जैसे मैंने शुरू में एक शब्द कहा, और जो मेरी टैगलाइन भी होगी, कि वो वाकई बीजेपी के चाणक्य क्यों कहे जाते हैं, और किस तरह से उन्होंने सियासत को समझा है, हर एक बात में उन्होंने बहुत ही बेबाकी से बेहद खूबसूरत अंदाज में बताने की कोशिश की। यकीनन सियासत में इस तरह के लोगों की ज़रूरत है। बहरहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन रईस हुसैन के साथ